आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न, जिसे हम बीजगणित विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये युग्म हमें दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो देखिए, ये मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको पुनः देख लें कि कौन सी कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, कौन सी में कोई हल नहीं होता है, कौन सी में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसका जो मानक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी तुलना करते हैं। a1 बट्टे a2 निकालते हैं। a1 बट्टे a2 बराबर x का गुणांक a1 है, x का गुणांक a2 है, x के आगे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार b1 बट्टे b2 क्या है, y के आगे ऋण 3 और नीचे वाले y के आगे ऋण 9, ऋण से ऋण कट गया, 3 एकम 1, 3 एकम 3, 3 3 9, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तीसरा देखो क्या है, c1 बट्टे c2, c1 बट्टे c2 आ गया ऋण 3 बट्टे ऋण 2, ऋण 3 बट्टे ऋण 2। तो क्या प्राप्त हुआ हमें ये प्राप्त हुआ कि a1 और a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 है। देखो, इसका मान भी 1/3, इसका मान भी 1/3, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं है, ये असंगत हो गया। ये समीकरण युग्म जो हैं, समीकरण युग्म असंगत हैं। असंगत का मतलब क्या है, इनका कोई हल नहीं है। हमसे क्या पूछा है, किसका कोई हल नहीं है, तो हम लिखेंगे इसलिए इनका कोई हल नहीं है। कोई हल है ही नहीं तो हम निकाल भी नहीं सकते। हमसे कहा है केवल एक कंडीशन में कोई हल नहीं है। हमसे क्या कहा है, केवल अद्वितीय हल होगा तब उसको बीजगणित विधि से ज्ञात करना है। दूसरे में हमको दिए गए हैं 2x धन y बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर 8 दिया गया है। तो हमको वही चीज़ निकालनी है। क्या निकालते हैं, देखो a1 बट्टे a2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, a1 बट्टे a2 आ जाएगा 2/3, 2/3। b1 बट्टे b2 कितना आ जाएगा, y के आगे धन 1 है, इसके आगे धन 2 है, यानी कि 1/2। तो ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे। देखो, ये 2/3 आ गया, ये 1/2 आ गया। तो हम लिखेंगे चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब है केवल और केवल एक, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता। अद्वितीय हल है केवल, यानी कि एक हल है, यानी कि ये दोनों रेखाएं जो हैं, अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे एक दूसरे को काटेंगी एक बिंदु पे। अब हमें इसको बीजगणित विधि से हल करना है। तो सबसे पहला काम बीजगणित विधि से हल करते समय क्या करते हैं, देखो ये हमको 5 और 8 यहाँ दे रखे हैं, हमको बराबर की दूसरी तरफ ले जाना होता है, बराबर के इस तरफ लाते हैं हम 0। सबसे पहला काम तो है 2x धन y धन 5 को यहाँ लागे, ऋण 5 बराबर 0, और इसको हम लिख लेंगे 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। तो पहला काम हमारा ये है। अब क्या करते हैं इसमें, देखो इसका तरीका जो होता है, x बट्टे में यहाँ लिखते हैं, x के गुणांक क्या है, a1 बट्टे a2, तो x जो हमने ऊपर लिखा है इसके गुणांकों को न लिख के इसके बाद में क्या आता है, b1 और b2 यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं c1 और c2। फिर यहाँ बराबर बीच में y बट्टे, अब y के गुणांक क्या है, b1 b2 लेते हैं हम, तो b1 b2 को छोड़ देंगे, y के बाद क्या आता है यहाँ c अचर पद, तो हम यहाँ लिखेंगे c1 बट्टे c2, और c के बाद हम फिर स्टार्टिंग में जाते हैं तो आ जाता है a1 बट्टे a2। फिर यहाँ बराबर करके 1 लिख देते हैं, और 1 के नीचे लिखते हैं, 1 का मतलब अचर पद है, तो अचर पद के गुणांकों को यहाँ a1 c1 और c2 को छोड़ते हैं। c के बाद आता है a1 और a2, a1 a2, और a1 a2 के बाद आता है b1 b2। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमने b से शुरू किया है, b1 b2, b के बाद आता है c के बाद जो यहाँ खत्म हुआ वो यहाँ स्टार्ट होगा c1 c2, c के बाद आता है a, जो यहाँ a1 a2 लास्ट में आए तो a1 a2 यहाँ शुरू में आएगा, और जो b1 b2 स्टार्टिंग था लास्ट भी आएगा। अब हम क्या करते हैं, x बट्टे बीजगुणन का मतलब क्या होता है, जब हमने इसको लिखा, जब मैंने इसके नीचे स्टार्ट किया लिखना, तो कहाँ से शुरू किया मैंने, क्या लिखा मैंने, b1 बट्टे b2, स्टार्ट किया हमने b1 से,
और इंड कहाँ किया, C1 बट्टे C2 पे। सबसे पहले मैंने B1 लिखा, सबसे लास्ट में मैंने C2 लिखा, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को गुणा कर देते हैं, B1 गुणा C2, ये हो गया B1 C2। बीच में लगा देते हैं ऋण, फिर इनको गुणा कर देते हैं B2 गुणा C1 बराबर। इसी प्रकार यहाँ y बट्टे, हमने जब C1 C2 A1 A2 लिखा तो शुरू हमने C1 से किया था और इंड हमने कहाँ किया A2 में, तो C1 को A2 से गुणा करेंगे, ऋण जो बच गया इनको C2 गुणा A1 कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ बट्टे में A1 से A2 को, B2 को और A2 से B1 को गुणा कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ भी लागू करते हैं, x भागा इस सवाल के लिए B1 और C2। देखो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं जैसे हमको गुणांक दिए गए हैं, A1 B1 और B2 के फॉर्म में लिखते हैं। इसके आगे धन 1 है, इसके आगे धन 2 है, चिन्हों को लिख लो, धन और ऋण सबको लिखना जरूरी होता है, नहीं तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। और C1 C2, C1 के आगे क्या है, ऋण 5 है, C2 कितना है, ऋण 8 है, तो दोनों को लिख लेंगे ऋण 5 और ऋण 8। यहाँ बराबर लगा लो, बराबर में जहाँ खत्म करते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ऋण 5 और ऋण 8 के बाद हम जब A1 और A2 में जाते हैं तो x के आगे 2 है और इसके आगे 3 है, यानी कि 2/3, तो धन भी ले लो, धन 2 धन 3 ले लो, फिर बराबर 1 लगा के जहाँ हमने ख़त्म किया था C1 और ये हो गए A1 और A2, और लास्ट में आ जाएगा B1 और B2, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था धन 1 और धन 2। अब यहाँ लिखेंगे x बट्टे, वज्रगुणन हमको करना है। कैसे बताया था हमने वज्रगुणन करते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया और जहाँ पर हमने एंड किया, धन 1 गुणा ऋण 8। देखो धन 1 गुणा ऋण 8, धन गुणा ऋण, धन गुणा ऋण, ऋण 8 एकम 8, पहले पद को गुणा करके आ गया। इनको गुणा करके लिखो, धन गुणा ऋण, ऋण 2 पंजे 10, बीच में क्या लगाने के लिए कहा है मैंने आपसे, ऋण, बीच में लगा देंगे ऋण। यहाँ बराबर y बट्टे, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ हमने इंड किया, ऋण गुणा धन, ऋण 5 3 15, दूसरा पद क्या आएगा गुणा करके, धन गुणा ऋण, ऋण 8 दूनी 16, बीच में क्या लगाना है, ऋण, यहाँ लिख दो बराबर 1 बट्टे। इसी प्रकार 2 से शुरू किया, 2 पे खत्म किया, धन गुणा धन, धन 2 दूनी 4, धन गुणा धन, धन 3 एकम 3, बीच में क्या लगाना है, ऋण लगाना है। तो ये हो गया x बट्टे ऋण 8, ऋण गुणा ऋण, इसका मतलब ऋण होता है, ऋण गुणा ऋण, धन 10 एकम 10 बराबर y बट्टे ऋण 15, ऋण गुणा ऋण, धन 16 बराबर 1 बट्टे धन 4, दोनों धन में धन गुणा ऋण, ऋण 3। अब इनको हल कर लेते हैं, तो ये हो गया x बट्टे, एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, 10 में से 8 गया 2, और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 10 है तो धन 2। इसी प्रकार एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में है, 16 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा 1, बड़ी संख्या धन में है तो धन आ गया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे धन 1/1, धन का मतलब धन ही है, तो ये आ गया x बट्टे 2 बराबर y बट्टे 1 बराबर 1/1 का मतलब क्या है, 1 ही है, 1/1 1। तो क्या करते हैं, एक बार हम x बट्टे 2 को इस अचर पद के बराबर लेते हैं, एक बार y बट्टे 1 को इसके बराबर लेते हैं, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो x बट्टे 2 का मान जब क्या है 1 है, तब x का मान कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो हमको क्या पता चल गया, x का मान पता चल गया। जब y बट्टे 1 का मतलब क्या है y, तो y बराबर सीधे 1 लिख सकते हैं। तो वज्रगुणन विधि से इस समीकरण का हल जो हमको प्राप्त हुआ, x बराबर 2 और y बराबर 1। तीसरा दिया है हमको 3x ऋण 5y बराबर 20, 6x ऋण 10y बराबर 40। तो क्या करते हैं हम a1 बट्टे a2 निकालते हैं, देखो कितना आएगा, a1 बट्टे a2 आ जाएगा 3/6, 3/6 को हम सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार b1 बट्टे b2 का जो मान आ जाएगा, ऋण 5 बट्टे ऋण 10 है, ऋण से ऋण कट जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दोनों बराबर आ गए, तो c1 बट्टे c2 भी निकाल लेते हैं, 20/40 है, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमको, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तीनों बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जो समीकरण युग्म हमको दिया गया है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमसे केवल कहा गया है जब केवल एक हल होगा तभी इसको वज्रगुणन विधि से हल करना है, तो हमको इसको छोड़ देना है इतना लिख के। चौथे में हमको दिया गया है, ये हमको 2 युग्म दिए हैं, हम इसके लिए भी क्या निकालते हैं, a1 बट्टे a2
देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1/3 आ गया, और b1/b2 आ गया ऋण 3/3 यानी कि 1 आ गया, ऋण से ऋण कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/1 ही कह लो। तो a1 और a2 का मान, a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान 11। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, इसलिए समीकरण युग्म जो हमको दिया गया है, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो हल है तो हमें क्या करना है, बीजगणित विधि से ज्ञात करना है। क्या बताया मैंने अभी आपको, x बट्टे क्या कर देना है, x के गुणांकों को छोड़ के b1/b2 लेना है। तो ऋण 3 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 3, उसके बाद क्या है आगे, ऋण 7 ऋण 15, यहाँ कर देना y बट्टे ऋण 7 ऋण 15, फिर फर्स्ट में आ जाना है 1 और 3, धन भी चिन्हों को हमेशा साथ में लेना, चाहे धन हो चाहे ऋण हो। 1 धन 1 और धन 3 में खत्म हुआ, शुरू कहाँ से होगा, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से लास्ट हो जाएगा b1/b2 से। क्या लिखते हैं, x बट्टे किसको गुणा करेंगे शुरू में, और जिसको हमने शुरू में स्टार्ट में लिखा और जिसको एंड में लिखा, ऋण गुणा ऋण धन 15 45, पहला पद हो गया। अब दूसरे को गुणा कर लो बचगुणन में, ऋण गुणा ऋण धन 3 सत्ते 21, बीच में क्या लगाना है, ऋण, पहले पद में से दूसरे पद को जो गुणा करके आया इनको ऋण लगा देना है। y बट्टे ऋण गुणा धन ऋण, इनको गुणा करना है हमें पहले, 7 21, अब इनको गुणा कर लो आपस में, धन ऋण गुणा धन ऋण, ये भी ऋण में है, 15 एकम 15, बीच में क्या लगा दो, ऋण, बराबर 1 बट्टे धन गुणा ऋण ऋण 3 एकम 3, और धन गुणा ऋण ऋण 3 3 9, बीच में लगा दो ऋण। तो ये हो गया x बट्टे धन 45 धन गुणा ऋण ऋण 21 बराबर y बट्टे ऋण 21 ऋण गुणा ऋण धन 15 हो गया, बराबर 1 बट्टे ऋण 3 ऋण गुणा ऋण धन 9 हो गया। तो ये आ गया x बट्टे, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, बड़ी संख्या 45 है तो चिन्ह धन में ही रहेगा। एक संख्या धन में एक ऋण में, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 21 में से 15 गया ऋण 6, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या ऋण में तो ऋण लगाया हमने। इसी प्रकार एक धन में एक ऋण में, बड़ा 9 है, 9 में से 3 गया धन 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार इसके बराबर लेते हैं, अचर पद के बराबर, x बट्टे धन 24 का मतलब 24 ही है, बराबर 1/6। x बराबर कितना हो जाएगा, 24, यहाँ चले जाएगा बट्टे 6, 6 को 24, यानी कि x का जो मान आ गया 4। और हम y को इसके बराबर लेते हैं, y बट्टे ऋण 6 बराबर 1/6, तो y बराबर ऋण 6 एकम ऋण 6, यहाँ चले जाएगा बट्टे 6, 6 एकम 6, तो y का मान आ गया ऋण 1 और x का मान आ गया 4। बीजगणित विधि का जब प्रयोग हमने किया तो इस प्रकार पहला सवाल हमारा जो है पूरा हो गया।